नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का साइंस का अध्याय 3 धातु एवं अधातु, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग साइंस में इन सभी चैप्टरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं अध्याय 3 साइंस का धातु एवं अधातु का मुख्य बिंदु को देखते हैं। इसमें पहला है तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण है जैसे आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। धातु के कुछ और भी उदाहरण है और धातु के उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। आइए इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो धातु में धात्विक चमक होता है। धातु की सतह चमकदार होती है और धातु चमकीली नहीं होती है। आयोडीन और उप धातु होते हुए भी चमकीला होता है। दूसरा है कठोरता। धातु में समानता कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जाता है। लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसा धातु है, और सोडियम ये दोनों ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये इसमें अधातु ये अधिकतर कठोर नहीं होते। अधातु क्या है, अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और ये क्या है, अधातु है। आइए आगे देखते हैं रूप इसका। रूप इसका देखते हैं। और धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मरकरी क्या है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु में ये अधातु में ठोस एवं गैसीय रूप में पाई जाती है। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाया जाता है। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। आघात वर्धनीय चौथा है। कुछ धातु पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और अधातु को चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा गुण देखते हैं, आयतनीयता के बारे में देखते हैं। धातु पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है और धातु को नहीं खींचा जा सकता। विद्युत एवं ऊष्मा का चालक। धातु जो है लगभग विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। सिर्फ इसमें से पीबी जो शीशा है, पीबी जो शीशा है, और मरकरी एचजी ये एक ऐसा धातु है जो कुचालक होता है। समानता और धातु में विद्युत वहां ऊष्मा का कुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। और धातु में ग्रेफाइट क्या है, सुचालक होता है। इसका घनत्व देखते हैं। घनत्व समानता अधिक घनत्व एवं उच्च ताप गलनांक होता है। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। और धातु में समानता धातुओं और धातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। धात्विक गुण धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है, और धातुएं ध्वनात्मक नहीं होती है। ऑक्साइड का गुण होता है। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जैसे SO2। आइए अधातु का गुणधर्म और धातु का रासायनिक गुणधर्म एवं धातु का रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। तो इसमें है वायु के साथ अभिक्रिया। धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड, जैसे Cu प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड। Al प्लस O2 बराबर हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 हो जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित करने के लिए दोस्तों इसको 2 से गुना किया, इसको भी 2 से गुना किया गया, यहाँ भी 2 से गुना किया, और इधर भी 2 4 2 से गुना किया गया है। आइए आगे देखते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है।
बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं। तो ये क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम में आकस्मिक रूप से आग पकड़ लेता है, जैसे वायु के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आगे देखते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, पीबी यानी सीसा वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती। दूसरा Fe आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। तीसरा है Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, यानी कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी Ag और सोना Au ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उभयधर्मी, कुछ धातु जो उभयधर्मी होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं। जैसे है कि एल्युमिनियम Al2O3 प्लस 6HCl इक्वल टू हो जाएगा 2AlCl3 प्लस H2O यानी जल। दूसरा है Al2O3 प्लस NaOH इक्वल टू हो जाएगा 2NaLO2 प्लस H2O सोडियम एल्यूमिनेट। दूसरा जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल बराबर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस जल बराबर धातु हाइड्रोक्साइड। ठंडे जल के साथ क्रियाशील, कुछ धातुएं हैं जो कि ठंडे जल के साथ भी क्रियाशील होती है, तो आइए उनको हम लोग देखते हैं। ठंडे जल के साथ क्रियाशील है, जैसे सोडियम Na, पोटेशियम और कैल्शियम Ca। केवल भाप के साथ क्रियाशील है, ये हो गया Al, Fe, Zn जिंक। Al हो गया एल्युमिनियम और Fe हो गया लोहा, Zn हो गया जिंक। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है कौन? मैग्नीशियम। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, Pb यानी सीसा, Cu कॉपर, Au सोना और Ag चांदी। आइए आगे देखते हैं Ca और Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। आइए आगे देखते हैं Na प्लस H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 और साथ में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। Ca प्लस H2O यानी कैल्शियम प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हाइड्रोजन H2। Mg प्लस 2MgO दोनों का जब अभिक्रिया होगा तो Mg प्लस OH प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन। 2Al प्लस 3H2O इक्वल टू हो जाएगा Al2O3 प्लस 3H2O। यहाँ Fe यानी लोहा प्लस 4H2O जल के साथ अभिक्रिया होने पर Fe3 प्लस 4H2O होता है। आइए तीसरा है धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? धातु प्लस तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। HCl इक्वल टू हो जाएगा FeCl2 प्लस H2। Mg प्लस 2HCl इक्वल टू हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। Zn प्लस 2HCl इक्वल टू हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। 2Al प्लस 6HCl इक्वल टू हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3H2। Cu प्लस Ag प्लस Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। चौथा है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस लवण विलयन बराबर हो जाएगा लवण विलयन प्लस धातु। आइए आगे देखते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी क्या है कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु जो है कि कम अभिक्रियाशील है। अब इस सूची
जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहला है कैल्शियम, सोडियम, सॉरी पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील होगा पीबी। पीबी से ज्यादा अभिक्रियाशील लोहा, और उसके बाद उसके पहले क्या होगा? जस्ता। तो ये हमारा घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशीलता का है। उसके बाद ये हो गया हाइड्रोजन, Cu के ऊपर, Hg मरकरी, इक्वेरियम और यू सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो Au यानी सोना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होता है या धातु होता है। ये धातुओं की उप धातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि धातु के परमाणु क्या करते हैं? संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। और धातु के परमाणु क्या करते हैं? संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि NaCl का निर्माण होगा तो Na2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8 और 1 होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक ये जो अतिरिक्त है ये दान कर देगा, तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस E माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन घटा देगा और धनायन बनाएगा। दूसरा है क्लोरीन 287, इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कर लेगा ग्रहण, ये हो जाएगा 288 इलेक्ट्रॉन माइनस, और क्लोरीन ऋणायन बनाएगा Na और Na प्लस। आयनिक यौगिक आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक गुणों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कठोर होते हैं, ये समानता भंगुर होते हैं। दूसरा है गलनांक व क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तीसरा है घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं, वो ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आइए आगे देखते हैं धातु की प्राप्ति या धात्विकी। धातु की प्राप्ति कैसे होती है? तो खनिज जो है, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के में जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व है और यौगिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क वे अयस्क क्या है? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। तो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है, विद्युत अपघटन होता है। एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा जिंक, Fe लोहा, Pb सीसा, Cu कॉपर, Hg हो जाएगा मरकरी। ये मध्य क्या है? ये मध्य अभिक्रियाशील है। और सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील होगा Ag यानी चांदी और Au सोना, जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? आइए इसको देखते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करना। अयस्क से क्या करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं। पहला चरण है अयस्कों का
समृद्धिकरण करते हैं, दूसरा चरण में धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, तीसरा चरण में धातुओं का परिशस्त्रण करते हैं। तो अयस्क, अयस्क का सांद्रण, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातु। गलित धातु का विद्युत अपघटन, तो मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, HgS, ZnS, कार्बोनेट अयस्क, ZnCO3, सल्फाइड अयस्क शुद्ध धातु हो जाएगा। आगे देखते हैं सिनेबार वायु, सीमित वायु, भर्जन, निष्पतन, और उसके बाद धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचन, धातु में शोधन। आइए कुछ मुख्य परिभाषा को देखते हैं। जैसे गैंग है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उसके बाद भर्जन है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। इसका उदाहरण है 2ZnS प्लस 3O2, ताप लगेगा तो इसमें हो जाएगा 2ZnO प्लस 2SO2, तो ये हो गया 2HgS प्लस 3O2 इक्वल टू हो जाएगा 2HgO प्लस 2SO2, ये हो गया सिनेबार। आगे देखते हैं निष्पादन किसे कहा जाता है। निष्पादन किसे कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। ZnCO3, तापन हो जाएगा ZnO और CO2। अपचयन क्या है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। ZnO प्लस C इक्वल टू हो जाएगा Zn प्लस O2। धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है, धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो है विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ये देखिए दोस्तों, धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण कैसे हम लोग करेंगे। तो एक ये जो है कि बीकर लेंगे जिसमें अपद्रव यानी एनोड पंख लगाएंगे, ये टैंक है। अम्लीय CuSO4 को लेंगे और एक कॉपर का ये क्या है, रड लेंगे, इसमें एक कैथोड और एक एनोड, इसको परिपथ से जोड़ देंगे। एनोड पर जो है कि अशुद्ध तांबा होगा, कैथोड पर शुद्ध तांबा होगा। विलयन CuSO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में लेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। इतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। तीसरा, अविलय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, संक्षारण किसे कहा जाता है। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। एक नंबर में सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण वस्तुएं काली हो जाती है। कॉपर भी अभिक्रिया करता है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा जो है, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संरक्षण से सुरक्षा, इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यदि लेपन करके, क्रोमियम लेपन के द्वारा एनोडीकरण एवं मिश्र धातु बनाकर। आइए यसद लेपन किसे कहते हैं, यसद लेपन किसे कहते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की क्या किया जाता है, जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे हम लोग यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं।
जसद लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे हम लोग जसद लेपन कहते हैं या फिर यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। आइए देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के सामंगी मिश्रण से बनता है। दूसरा है लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात स्टील और निकेल प्लस क्रोमियम से मिलता है। तीसरा पीतल है कॉपर और जिंक से मिलाया जाता है। Cu प्लस Zn इक्वल टू ये हो जाएगा पीतल। कांसा जो है Cu प्लस Sn तीन से मिलकर बनता है। सोल्डर Pb प्लस Sn से मिलकर बनता है, यानी तीन से मिलकर बनता है। अमलगम जो है मरकरी और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है। इसको इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा धातु एवं धातु चैप्टर के वन लाइनर और कुछ डिफिनेशन को देखा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।